हेलो दोस्तों, नमस्कार। फिर से स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल हिंदी पाठशाला पर। मैं आज फिर से हाजिर हूँ विराम चिन्ह के साथ। अगर आपने अभी तक हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। आज हम विराम चिन्ह के बारे में चर्चा करेंगे कि विराम चिन्ह किसे कहते हैं। विराम का अर्थ है विश्राम या रुकना एवं चिन्ह का अर्थ है निशान, यानी भाव को सही ढंग से स्पष्ट करने के लिए जब हमारी जीभ थोड़ा ठहरती है तो उसी ठहराव को विराम कहते हैं। जैसे हम कोई काम करते हैं तो काम करते समय बीच बीच में रुकते हैं या विश्राम करते हैं, उसी विश्राम को हम विराम कहते हैं। तो वैसे ही हमें पढ़ते, लिखते और बोलते समय थोड़ा थोड़ा रुकते हैं तो उसको हम विराम कहते हैं। किसी वाक्य को पढ़ते, बोलते, लिखते समय विराम को प्रकट करने के लिए जो चिन्ह लगाए जाते हैं उन्हें विराम चिन्ह कहते हैं। तो हिंदी भाषा में कोई फिक्स विराम चिन्ह नहीं है, तो मैंने यहाँ 23 विराम चिन्हों के बारे में लिखा है। तो नंबर 1 अल्प विराम चिन्ह है, नंबर 2 अर्ध विराम चिन्ह, नंबर 3 पूर्ण विराम चिन्ह, नंबर 4 प्रश्नवाचक चिन्ह, नंबर 5 संबोधन या विस्मयादिबोधक चिन्ह और नंबर 6 योजक चिन्ह, नंबर 7 उद्धरण चिन्ह, नंबर 8 कोष्ठक, नंबर 9 लाघव, नंबर 10 निर्देशक, नंबर 11 विवरण चिन्ह, नंबर 12 लोप चिन्ह, नंबर 13 विस्मरण चिन्ह, नंबर 14 अवतरण चिन्ह, नंबर 15 तुल्यता सूचक चिन्ह, नंबर 16 तारक या टीका सूचक चिन्ह, नंबर 17 उप विराम चिन्ह, नंबर 18 अपूर्ण विराम चिन्ह, नंबर 19 पुनरुक्ति सूचक चिन्ह, नंबर 20 दीर्घ उच्चारण चिन्ह, नंबर 21 पाद चिन्ह, नंबर 22 पाद बिंदु, नंबर 23 समाप्ति सूचक चिन्ह। तो सबसे पहले लेते हैं अपन अल्प विराम के बारे में जानते हैं कि अल्प विराम किसे कहते हैं। इसकी परिभाषा है वाक्य में जब क्षण भर ठहरना पड़ता है तब वहाँ अल्प विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे उदाहरण के द्वारा यहाँ समझाया गया है, वाक्य में जब एक ही तरह के शब्दों, व्यक्तियों, वस्तुओं को अलग करने के लिए अल्प विराम का प्रयोग किया जाता है। जैसे राम, मोहन, माता, पिता, अतिथि आदि। नंबर 2 वाक्यों के उपवाक्यों के शुरू व अंत में भी अल्प विराम आता है। जैसे राकेश मेरा खास मेहमान है, तुम्हारा भी मेहमान है। नंबर 3 उदाहरण है उद्धरण चिन्ह से पहले, जैसे सुभाष चंद्र बोस ने कहा, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे चलते हैं अर्ध विराम चिन्ह के पास। इसकी परिभाषा है जब अल्प विराम से कुछ ज़्यादा ठहरा जाता है तब अर्ध विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इनके उदाहरण हैं नंबर 1 जब 2 वाक्यों को जोड़ना होता है लेकिन इनके बीच में किंतु, परंतु, लेकिन आदि शब्द नहीं होने चाहिए। जैसे इसका पॉइंट है विद्यालय विद्याकरण करने की जगह है, लड़ाई करने की नहीं। नंबर 2 मनोज जयपुर चला गया, आप बेफिक्र रहिए। नंबर 2 उदाहरण है जब 2 वाक्यों का एक दूसरे से निकट संबंध हो लेकिन पहला वाक्य अधूरा यानी अपूर्ण हो तब पहले वाक्य के अंत में अर्धविराम चिन्ह लगाया जाता है। जैसे मेरी सहेलियाँ यहाँ से जाएगी, जयपुर पहुँचकर हवा महल देखेगी। आगे चलते हैं पूर्ण विराम की ओर। पूर्ण विराम किसे कहते हैं? जहाँ वाक्य पूरा हो जाता है
अथवा समाप्त हो जाता है वहाँ पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे नंबर 1, वह नदी पर गया। मैं जयपुर जा रहा हूँ। कोई दोहा, कवित, सोरठा, चौपाई आदि की पहली पंक्ति के अंत में इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए। खड़ी पाई लगी पूर्ण विराम। ओरन को शीतल करे आपहु शीतल होए। आगे चलते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह की ओर। जब किसी से वार्तालाप के दौरान कोई बात पूछी जाती है या प्रश्न पूछा जाता है तब वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, तुम क्या काम करते हो? नंबर 2, आप कहाँ जा रहे हो? यानी जिस वाक्य में स्थिति निश्चित नहीं हो उस वाक्य के अंत में भी प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। जैसे नंबर 1, आप शायद जयपुर के रहने वाले हैं। नंबर 2, आप शायद इस शहर में नए आई हो। आगे उदाहरण देखिए, जिस वाक्य में संदेह की स्थिति हो वहाँ वाक्य के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह लगाया जाता है। नंबर 1, क्या कहा? वह ईमानदार है। आगे चलते हैं संबोधन या विस्मयादिबोधक चिन्ह के साथ। यानी हर्ष, शोक, आश्चर्य, घृणा, भय, विषाद आदि व्यक्त करने के लिए अथवा संबोधन करने के लिए जो शब्द आते हैं उनके आगे संबोधन या विस्मयादिबोधक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण, महाशय, मुझे आपसे कुछ काम है। नंबर 2, वाह, क्या गाना गाया है। नंबर 3, छी, तुम्हें ऐसा नहीं करना था। नंबर 4, सीता, वहाँ बैठी क्या कर रही हो। नंबर 5, शाबाश, आप तो बहुत अच्छा गाती हो। अपनों से छोटों को शुभकामनाएं देने के लिए भी विस्मयादिबोधक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप यशस्वी हो, आप दीर्घायु हो। आगे चलते हैं योजक चिन्ह की ओर। इसकी परिभाषा है, योजक चिन्ह का प्रयोग दो शब्दों की तुलना करने तथा शब्दों को जोड़ने के लिए किया जाता है। जैसे दही भात, दाल चावल, राजा रंक, माता पिता आदि। यानी पदों के मध्य संधि का योग दिखाने के लिए भी योजक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। द्वंद्व व तत्पुरुष समास में भी इसका प्रयोग किया जाता है जिसमें और शब्द छुपा रहता है। योजक चिन्ह का प्रयोग विलोम शब्द में भी किया जाता है और पर्यायवाची शब्दों या समानार्थी युग्म शब्दों के निर्माण में भी इसका प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है राग, द्वेष, धन, दौलत, जीवन, मूल्य, अधिक से अधिक। तो पहले उदाहरण राग और द्वेष, इसमें और छुपा है। धन, दौलत ये समान है, दोनों समानार्थी हो गए। जीवन, मूल्य यानी जीवन का मूल्य तत्पुरुष समास है। अधिक से अधिक इसमें अनिश्चय है, अनिश्चय संख्यावाचक है। यानी अधिक से अधिक परिमाणवाचक है और 2, 4 अनिश्चित संख्यावाचक है। आगे चलते हैं उद्धरण चिन्ह की ओर। किसी वाक्य में कथन को ज्यों का त्यों दर्शाने के लिए दोहरे उद्धरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी किसी का कहा हुआ वाक्य या लाइन है उसको वापस लिखते हैं तो वो डबल इन्वर्टेड कोमा में आती है। जैसे उदाहरण, मेरे भाई ने कहा, यानी भाई ने क्या कहा वो इन्वर्टेड कोमा में आता है। कभी झूठ नहीं बोलना चाहिए। नंबर 2 वाक्य है, नेताजी ने कहा था, तुम मुझे खून दो मैं तुम्हें आज़ादी दूंगा। आगे चलते हैं अवतरण चिन्ह की ओर।
यानी विशेष व्यक्ति, विशेष पुस्तक, विशेष लेखकों के उपनाम, विशेष स्थान, वाक्यांश विशेष आदि अवतरण चिन्ह के अंदर आते हैं, यानी सिंगल इन्वर्टेड कोमा के अंतर आते हैं। जैसे उदाहरण है नंबर 1, रामचरित तुलसीदास की रचना है, यानी रामचरित तुलसीदास की रचना है जो बहुत इम्पोर्टेंट है, इसलिए इसको सिंगल इन्वर्टेड कोमा का प्रयोग किया है, इसके बाद का भी प्रयोग किया है। नंबर 2, आज हम विराम चिन्ह के बारे में पढ़ते हैं, यानी जो खास है, जो विशेष है, उसको हम सिंगल इन्वर्टेड कोमा में लेते हैं। नंबर 3, मेरा प्रिय धारावाहिक रामायण है। नंबर 4, इलाहाबाद में आनंद भवन है। नंबर 5, गांधी जी ने करो या मरो का नारा दिया था। आगे चलते हैं कोष्ठक चिन्ह की ओर, यानी किसी शब्द या वाक्यांश का अर्थ स्पष्ट करने के लिए कोष्ठक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। कोष्ठक 3 होते हैं, छोटा कोष्ठक, नंबर 2 मंझला कोष्ठक, नंबर 3 बड़ा कोष्ठक। हिंदी में ज़्यादातर छोटा कोष्ठक ही प्रयोग में लिया जाता है। उदाहरण, क्रिसमस के अवसर पर देवदारू यानी क्रिसमस ट्री का वृक्ष लगाया जाता है। नंबर 2, जयपुर में लक्ष्मी नारायण मंदिर यानी बिड़ला मंदिर है। मोहन रोते हुए, आप जल्दी से आ जाइए, यानी जो शब्द कोष्ठक से बाहर हैं उनका अर्थ समझाने के लिए उनको अलग शब्द को कोष्ठक में लिखते हैं, यानी उन्हीं के दूसरे शब्द कोष्ठक में लिखते हैं, जिससे अर्थ समझ में आ जाता है। आगे चलते लाघव चिन्ह की ओर, यानी किसी शब्द को संक्षिप्त यानी छोटा रूप लिखने के लिए शब्द का कुछ अंश लिखकर छोड़ देते हैं और वहाँ लाघव चिन्ह यानी जो जीरो का सा निशान होता है उसको लगा दिया जाता है, वो लाघव चिन्ह होता है। उदाहरण, मैं कल, मैं प्र यानी कोष्ठक में दिया हुआ है, मध्य प्रदेश गया था। मैं कल मध्य प्रदेश गया था, यानी पूरा नहीं लिखकर शॉर्ट में लिख देते हैं। नंबर 2, रमेश ने PhD कोष्ठक में लिखा हुआ है, डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी की है, यानी ये शॉर्ट है, संक्षिप्त है। नंबर 3, प्रोफेसर लक्ष्मी बहुत अच्छा गाती है। डॉक्टर को पूरा नहीं लिखकर डॉक्टर राजेश कल यहाँ आए थे, यानी पूरा नहीं लिखकर हम जो भी अंश है उसको संक्षिप्त में लिखकर जीरो यानी ये सिंबल है लाघव का उसको लगा देते हैं। आगे चलते हैं निर्देशक चिन्ह की ओर। निर्देशक चिन्ह को सामासिक चिन्ह भी कहते हैं, यानी किसी वाक्य में शब्द की तुरंत व्याख्या करते समय तथा बातचीत संबंधी वाक्य में वक्ता के नाम के आगे इस चिन्ह को लगाते हैं, जैसे यथा आदि शब्दों के आगे निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात किसी विषय को सुस्पष्ट करने के लिए निर्देशक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। नंबर 1, पिताजी, पुत्रों आज हम खेत में काम करने चलेंगे। नंबर 2, पीयूष, मेरा दोस्त कल जयपुर से आएगा। नंबर 3, महान पुरुषों यानी जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी की सोच लगभग एक समान थी, यानी किसी वाक्य या शब्द को तुरंत समझाने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं विवरण चिन्ह की ओर। विवरण चिन्ह का प्रयोग उस मौके पर यानी उस अवसर पर किया जाता है जब किसी वाक्य को क्रमवार लिखना हो या विषय को विस्तार से बताना हो। अर्थात यदि किसी विषय को क्रमवार लिखना हो और आगे कई बातों का जिक्र करना हो, वहाँ इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी जब किसी विषय को विस्तार से समझाया जाता है तब वहाँ पूर्ण विराम
या पूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे संज्ञा के दो भेद होते हैं, विकारी, अविकारी। यहाँ कुछ उदाहरण दिए गए हैं। आज हम अच्छी आदतों के बारे में जानते हैं। कौन कौन सी अच्छी आदतें हैं, तो ये विवरण चिन्ह लगाकर नीचे बातें दी गई हैं। नंबर 1, सुबह जल्दी उठना चाहिए। नंबर 2, सुबह उठकर मंजन करना चाहिए। नंबर 3, ठंडी हवा में टहलना चाहिए। नंबर 4, उठने के 1 घंटे बाद नाश्ता कर लेना चाहिए। तो ये सब जो बातें दी गई हैं वो हम विवरण चिन्ह के अंदर लिखते हैं, यानी मेन हेडिंग डालकर इस विवरण चिन्ह को लगाते हैं और उसके अंदर क्या क्या बताना है उनको लिखते हैं। आगे चलते लोप चिन्ह। लोप चिन्ह को वर्जन चिन्ह भी कहते हैं। जब किसी वाक्य का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है या छुपा दिया जाता है तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे आप सही सही कह दो वरना डैश डैश लगा दिया, लोप कर दिया, कुछ भी हो सकता है। यहाँ उदाहरण दिए हुए हैं। नंबर 1, आज देश का हर नागरिक डैश 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 लगा दिया, डॉट डॉट, कि कुछ भी हो सकता है। नंबर 2, मैं खाना ले जाऊंगा पर मैं खाऊंगा नहीं। नंबर 3, मैं गाय चरा दूंगा पर डैश डैश लगा दिया, ये बात अधूरी है, छोड़ दिया इसको। नंबर 4, मेरा वश चले तो मैं तुम्हें डॉट डॉट लगा दिया, कुछ भी वो कर सकता है जो भी उसके मन में है उसको। यानी जब किसी वाक्य का कुछ भाग छोड़ दिया जाता है या छुपा दिया जाता है तब लोप चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं हंस पद या विस्मरण चिन्ह या त्रुटि विराम। इसकी परिभाषा है, जब हम कुछ वाक्यांश लिखते हैं लेकिन कोई शब्द छूट जाता है तो छूटे हुए शब्द या शब्दांश को वापस ऊपर लिख दिया जाता है, तब विस्मरण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये चिन्ह शब्द के ऊपर की ओर ही लगता है, नीचे नहीं लगता। उदाहरण है, मैं आपसे सुबह मिलता हूँ, तो यहाँ कल छूट गया तो हंसपद या विस्मृति चिन्ह के द्वारा ऊपर लिख दिया जाता है। महाराणा प्रताप अच्छे राजा थे, तो यहाँ बीच में एक छूट गया तो इसको चिन्ह लगाकर ऊपर लिख दिया है। मैं आपको कुछ देना चाहता हूँ, क्या देना चाहते हैं वो भूल गए, तो इसको चिन्ह के द्वारा ऊपर लिख दिया जाता है, जिससे हम वाक्य में उसको वापस मिला सके। आगे चलते हैं तुल्यता सूचक की ओर। वाक्य में दो शब्दों के समान अर्थ, बराबरी व गणित के अंकों के बीच समान मूल्य को दर्शाने के लिए तुल्यता सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका प्रयोग गणित में खूब होता है। उदाहरण नंबर 1, 2 और 2 तुल्यता यानी बराबर 4 होते हैं। नंबर 2, लाभ बराबर हानि। नंबर 3, घोड़ा बराबर अश्व। नंबर 4, 1 किलो बराबर 1000 ग्राम। 5 नंबर 7 दिन बराबर 1 सप्ताह। यानी इस चिन्ह का प्रयोग समानता दर्शाने के लिए किया जाता है। आगे चलते हैं तारक या टीका या टिप्पणी चिन्ह की ओर। इसकी परिभाषा है, जब किसी गद्यांश को समझा रहे हैं और उस गद्यांश के बीच में कोई ऐसा शब्द आ गया हो या कोई ग्रंथ साहित्य का नाम आ गया हो जिसको विस्तार से बताना हो, तब उस शब्द के साथ कोई चिन्ह बना देते हैं और उसके संबंध में पृष्ठ के नीचे लिखते हैं, उसे टीका सूचक चिन्ह कहते हैं। उदाहरण नंबर 1, रामायण भारत का आदर्श वाक्य है, तो ये रामायण के पास में अपन ने तारक लगा दिया है, तो इसको हम बाद में विस्तार पूर्वक इसकी चर्चा करेंगे। नंबर 2, 15 अगस्त का दिन हमारे इतिहास के पृष्ठों का स्वर्णिम दिवस है। जब हम 15 अगस्त के बारे में बता रहे हैं तो उसको विस्तार से बताने के लिए
उसके स्टार लगा देते हैं, तो उसको बाद में अपन अच्छी तरह से समझा सकते हैं। यानी इस विस्तारक से हमें ये याद रह जाता है कि इस शब्द या इसको विस्तार से बताना है। आगे चलते हैं उप विराम चिन्ह की ओर। उप विराम चिन्ह को अपूर्ण विराम चिन्ह भी कहते हैं। जब कोई वाक्य पूरा नहीं होता है या किसी विषय, वस्तु और व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तब उप विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जहाँ पर वाक्य पूरा नहीं होता है अपितु आगे किसी विषय में बताना होता है, वहाँ अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण, पृथ्वी के अनेक नाम, धरा, धरती, अचला आदि। नंबर 2, इंटरनेट, आगे कोमा उपविराम लगाया है, अभिशाप या वरदान। नंबर 3, उदाहरण, उपविराम लगाया है, श्रीमती इंदिरा गांधी विश्व की एक अद्वितीय महिला थी। नंबर 4, कोरोना, उपविराम लगाया है, समस्या एवं समाधान। यानी जब कोई वाक्य पूरा नहीं होता या किसी विषय, वस्तु और व्यक्ति के बारे में बताया जाता है, तब उपविराम चिन्ह लगाया जाता है। आगे चलते अपूर्ण विराम की ओर। जब हमारे द्वारा कविता, दोहे, चौपाइयाँ और कहानियाँ आदि लिखते समय कोई अंश छोड़ दिया जाता है, तब अपूर्ण विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह गणित के गुणा के चिन्ह के समान होता है, यानी x के जैसा होता है। जैसे उदाहरण दिया गया है, वजीरा सिंह के आंसू टप टप टपक रहे थे। आगे जो लाइनें हैं उनको हमने छुपा दिया है या छोड़ दिया है, उनकी जगह पर हमने अपूर्ण विराम लगा दिया है। वैसे आगे लाइन दी हुई है, पंक्ति दी हुई है, कुछ दिन पीछे लोगों ने अखबारों में पढ़ा। क्या पढ़ा, उनको अपन ने अपूर्ण विराम के द्वारा नीचे चिन्ह बनाकर छोड़ दिया है। यानी जब हमें कोई भी कहानी, कोई चौपाई लिखते समय जब हमें अंश छोड़ना होता है, तब इस चिन्ह का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं पुनरुक्ति सूचक चिन्ह की ओर। इसकी परिभाषा है, पुनरुक्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग शब्द की पुनरुक्ति यानी बार बार को दूर करने के लिए किया जाता है। अर्थात ऊपर लिखे किसी शब्द, वाक्य, संख्या, अंश आदि को बार बार लिखने से बचने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। उदाहरण है, जैसे सब्जियां, उदाहरण है सब्जियां, आलू 20 रुपये किलो, प्याज 20 रुपये किलो। तो इस 20 रुपये किलो को बार बार नहीं लिखकर पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं, यानी कोमा कोमा। लौकी 10 रुपये किलो, टमाटर 10 रुपये किलो, तो इसको दोबारा लिखने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर अपन पुनरुक्ति सूचक चिन्ह लगा देते हैं। आगे चलते हैं दीर्घ उच्चारण की ओर। इसकी परिभाषा है, किसी अक्षर के दीर्घ उच्चारण यानी बहुत लंबे उच्चारण ऊंची आवाज़ में लेने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। अर्थात जिस शब्द में दूसरे शब्दों की तुलना उच्चारण में अधिक समय लगता है, वहाँ दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। इसका चिन्ह एस के आकार का होता है। उदाहरण, हे राम, नहीं, आप मत जाना, हे प्रभु। यानी छंद में दीर्घ मात्रा और लघु मात्रा को दर्शाने के लिए दीर्घ उच्चारण चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। यानी छंद में दीर्घ मात्रा को एस एस के आकृति वाला चिन्ह लगाया जाता है और लघु मात्रा में पूर्ण विराम का चिन्ह का सिंबल लगाया जाता है। यानी जो छोटी मात्रा होती है उसमें पूर्ण विराम का जो सिंबल होता है वो लगाया जाता है, और दीर्घ मात्रा में एस एस के जो सिंबल की आकृति होती है उसको लगाया जाता है। जैसे दीर्घ मात्रा सा, सी, सु, से, सई, सो, सौ, तो ये दीर्घ मात्रा बड़ी मात्रा है। लघु मात्रा से,
सी, छोटा सू, सर आदि। जैसे उदाहरण दिया है साधन, तो सा में आ यानी दीर्घ है तो एस वाला सिंबल बन जाएगा। ध छोटा है, लघु है तो पूर्ण विराम का चिन्ह, न भी लघु है तो पूर्ण विराम का चिन्ह लग जाता है। विचार, तो वी दीर्घ मात्रा का है, वी लघु मात्रा का है, चा आ दीर्घ मात्रा है और रे लघु मात्रा है। आगे है लिख कर, ली भी लघु मात्रा है, ख भी लघु है, क भी लघु है और रे भी लघु है, तो यहाँ पूर्ण विराम वाला सिंबल आता है। यानी जिन शब्दों में दूसरे शब्दों की तुलना में अपेक्षा में उच्चारण में थोड़ा ज़्यादा समय लगता है, वहाँ हम दीर्घ उच्चारण का प्रयोग करते हैं। आगे चलते हैं रेखांकन या पाद चिन्ह की ओर। इसकी परिभाषा है, यह चिन्ह किसी शब्द या वाक्य की ओर ध्यान आकर्षित करने के लिए प्रयुक्त किया जाता है, अर्थात किसी महत्वपूर्ण शब्द, वाक्य, पद को रेखांकित करने के लिए किया जाता है। उदाहरण, कबड्डी के खेल में 2 दल होते हैं तो 2 के नीचे अंडरलाइन कर दी, यानी 2 महत्वपूर्ण शब्द है। नंबर 2, हमारे देश में 6 ऋतुएं होती है तो 6 स्पेशल है यानी महत्वपूर्ण शब्द है तो 6 के नीचे अंडरलाइन कर दिया है। ताजमहल विश्व का 7वां अजूबा है तो ताजमहल एक विशेष है, महत्वपूर्ण है तो उसके नीचे रेखा लगा दी है। गोदान उपन्यास प्रेमचंद द्वारा रचित सर्वश्रेष्ठ कृति है, यानी गोदान है वो सर्वश्रेष्ठ कृति है तो इसलिए गोदान के नीचे अंडरलाइन लगा दिया है। आगे चलते हैं पाद बिंदु यानी नुक्ता। इसकी परिभाषा है, इस चिन्ह का प्रयोग अरबी, फारसी और उर्दू आदि भाषाओं के खास शब्दों के उच्चारण के लिए किया जाता है। हिंदी के क, ख, ग, ज और फ वर्णों के नीचे नुक्ता लगाकर अरबी, फारसी की ध्वनियों को लिखा जाता है। उदाहरण, जमीन, किस्मत, जमानत, जबान आदि। नंबर 1, चारों तरफ बंदरों का खौफ है। नंबर 2, राम गज़ल बहुत शानदार गाता है। नंबर 3, तुम्हें यह खबर किसने दी। नंबर 4, हमारे देश के मुक्केबाज कठिन मेहनत करते हैं, यानी ये नुक्ता कंठ यानी गले पर जोर लगाकर बोलना पड़ता है। आगे चलते हैं त्रिक सूचक चिन्ह की ओर, यानी ये 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच अंतर बताने के लिए अर्थात या एवं अथवा के अर्थ में त्रिक सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। जैसे सीता रोज गेहूँ त्रिक सूचक चिन्ह बाजरे की रोटी बनाती है। नंबर 2, छात्र छात्रा के माता पिता का नाम। नंबर 3, लॉकडाउन में सभी व्यावसायिक त्रिक सूचक चिन्ह व्यापारिक प्रतिष्ठान बंद रहेंगे। नंबर 4, कोरोना से बचाव के लिए मास्क, सैनिटाइजर, पीपी किट का प्रयोग करना चाहिए। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों के बीच में अंतर बताने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं योग सूचक चिन्ह की ओर। इसकी परिभाषा है, 2 या 2 से अधिक शब्दों व अंकों को जोड़ने के लिए योग सूचक चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। ये सामान्यतया संधि व गणित के योग में प्रयुक्त होता है। उदाहरण, विद्या प्लस आले बराबर विद्यालय, रसोई प्लस घर यानी रसोई घर, 2 + 2 बराबर 4, 5 + 3 बराबर 8। यानी 2 या 2 से अधिक शब्दों को जोड़ने
या अंकों को जोड़ने के लिए इस चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं समाप्ति सूचक यानी इतिश्री चिन्ह। परिभाषा: जब कोई निबंध, लेख, अध्याय, कविता, पाठ परिचय, गद्य, कहानी और पुस्तक आदि समाप्त यानी पूर्ण हो जाती है तब समाप्ति सूचक चिन्ह का प्रयोग करते हैं यानी समाप्ति सूचक चिन्ह लगाया जाता है। उदाहरण: महादेवी वर्मा द्वारा रचित गोरा रेखा चित्र का अंतिम वाक्य आहा मेरा गोपालक देश संपूर्ण रेखा चित्र का वह मार्मिक कथन है जिसमें लेखिका की ममता उमड़ पड़ती है तो मानवीय संवेदना भी तड़प उठती है। तो नीचे जो चिन्ह लगाए गए हैं वो समाप्ति सूचक है यानी ये वाक्य पूर्ण हो गया है, या पाठ का परिचय पूर्ण हो गया है, या पुस्तक पूर्ण हो गई है, तब इनका प्रयोग करते हैं यानी ये स्टार स्टार लगा देते हैं। मेरा ये वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। पसंद आए तो लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना न भूलें।